Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. Welcome all of you out here. We are going to start the second class of crime and its procedure and we are going to do it from the material itself. ठीक है, ये मटेरियल हम लोग अवेलेबल करवा देंगे आपको, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है इसका वीडियो भी हम लोगों ने डाल रखा है इन द व्हाट्सएप ग्रुप. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु डोंट नो हाउ टू डाउनलोड द नोट्स देन लेट अस नो in the message 9330019097. You message there, we will tell you how to download the notes. Okay, now हम लोगों ने ये जो चैप्टर है ये एक बार हम लोगों ने देख रखा है. ठीक है, हम लोगों ने बहुत कर रखा है. अभी मैं मटेरियल से करवाना चाहता हूँ आपको, सो दैट इट इज़ अ लिटिल क्विकर एंड यू नो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें. ठीक है, नाउ क्लासेस के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जो गरुड़ बैच के क्लासेस हम चल रहे हैं जो सुबह 11 AM से शुरू होना है. ठीक है, 11 AM मैंने टाइम बोला था, लेकिन आजकल हम लोग 7 PM को क्लासेस ले रहे हैं. आज का क्लास थोड़ा लेट हो चुका है, शायद 8:39 को अपलोड होगा, 9 को अपलोड होगा, PM को अपलोड होगा. ठीक है, नाउ दिस टाइम चेंजेस इज हैपनिंग ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स एट दिस मोमेंट. हम लोग बाकी के बैचेस को सॉर्ट आउट कर रहे हैं सो दैट बाकी के बैचेस रेगुलरली हम लोग करवा पाए एंड देन आपके जो फ्री बैच है ये भी हम लोग करवा पाए प्रॉपरली. ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्लासेस रेगुलर होंगे लेकिन थोड़ा टाइम का इधर उधर हो सकता है. लेकिन शाम में हम लोग ले रहे हैं, शाम को लेंगे. आज का क्लास थोड़ा एक्सटेंडेड रहेगा, एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा लंबा रहेगा, 1 घंटे के ऊपर होगा क्लास, लेकिन बहुत अच्छे से समझने वाले हम लोग. ठीक है, इस चैप्टर को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर बहुत हाई वेटेज लेकर आता है एग्जामिनेशन में. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड इज भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS BNSS. BNS जो है वो इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करता है, BNSS जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्रेजेंट करता है, रिप्लेस करता है. गॉट इट. एंड लास्ट में आता है BSA जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि एविडेंस एक्ट है. दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर एट ऑल. ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम. क्राइम में हम लोगों ने क्या देखा है दोस्तों, एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग फटाफट. एक बार रिवीजन चलेगा एक बार. ठीक है, 10 मिनट के लिए. क्राइम में हमने देखा है कि क्राइम इज एसेंशियली रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी. क्राइम का मतलब क्या होता है कि एक रॉन्ग है दैट इज डन अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द सोसाइटी. और क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग में डिफरेंसेस है. देखो, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल रॉन्ग, या फिर सिविल ऑफेंसेस हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल रॉन्ग. ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं दोस्तों वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जैसे कि मर्डर, डिकॉइटी. ठीक है, ये सारा चीज़ जिससे पूरा सोसाइटी जो है उन सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. लेकिन जो सिविल रॉन्ग होता है दोस्तों वो इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. क्या बताओ, इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है सिविल रॉन्ग में. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ये घर है दोस्तों, तुम्हारा भी ये घर है दोस्तों. तुम्हारे घर का पेड़ जो है मेरे घर में तुम्हारा घर का पेड़ मेरे घर में आ चुका है. ये तुम्हारे घर का पेड़ है लेकिन मेरे घर के इधर आ चुके हैं ब्रांचेस एंड दे मेक हैवी यू नो श्रेडिंग ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट. ठीक है, जैसे ही विंड आता है बहुत ज़्यादा उनके जो लीफ है वो गिर जाते हैं मेरे घर पे एंड इट डिसरप्ट्स माई इन्वायरमेंट. ठीक है, मुझको बार बार क्लीन करना पड़ता है दोस्तों, बार बार झाड़ू लगाना पड़ता है. ठीक है, तो ये मेरे इंडिविजुअल के ऊपर हार्म हो रहा है, ये इससे सोसाइटी के ऊपर कोई हार्म नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग हो सकता है. मैंने तुम्हारे डॉगी को किडनैप कर लिया है दोस्तों. किडनैप नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा जो कैटल है, तुम्हारा जो शिप है, सॉरी शिप नहीं, गोट है, गोट या फिर काऊ है, उसको मैंने मेरे घर पे रोक लिया है क्योंकि तुम्हारा जो काऊ है या फिर तुम्हारा जो गोट है वो मेरे फील्ड में आके मेरे पूरे जो मतलब वेजिटेशंस है जो मैंने लगवाया था, ठीक, पर्सनल वेजिटेशंस या फिर फ्लावर्स वगैरह सब खा लिए दोस्तों. मेरे अगेंस्ट रॉन्ग हुआ है, सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं. तो ये सारा चीज़ है, ये होता है सिविल रॉन्ग. एंड जो बाकी के क्रिमिनल रॉन्ग है जैसे कि डकॉइटी, मर्डर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब होता है क्रिमिनल रॉन्ग. इज दैट क्लियर? सिविल रॉन्ग में अपने को हमेशा सिविल रॉन्ग में तुमको गिल्टी प्रूफ करने के लिए दोस्तों हमेशा मेंस रिया का प्रयोग होता है, मेंस रिया का
उपयोग होता है, मेंस रिया का रिक्वायरमेंट देखा जाता है कि अगर मेंस रिया है तभी तुम पनिशेबल होगे अंडर क्रिमिनल ऑफेंसेस। लेकिन सिविल ऑफेंसेस में मेंस रिया है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता। सिविल ऑफेंसेस में मेंस रिया का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, तुम पनिशेबल रहोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? मेंस रिया का मतलब सर, मेंस रिया का मतलब होता है तुम्हारे नॉलेज में रहना, जो तुम क्राइम कर रहे हो, मतलब या फिर तुमसे जो रॉन्ग डूइंग हो रहा है, या फिर तुम्हारे कारणवश किसी दूसरे को जो नुकसान हो रहा है, वो तुमको पहले से नॉलेज था, तुमने जानबूझ के किया, वो होता है मेंस रिया। इज दैट क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? ठीक है, गॉट इट दोस्तों। तो क्रिमिनल ऑफेंसेस समझ में आ चुका है। सिविल और रॉन्ग में हम लोगों ने ये डिफरेंस जो है समझ चुके हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड सिविल रॉन्ग का, ये तुमको समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, ज्यूरिसडिक्शन वगैरह देख रखे हैं बेटा। पूरा का पूरा इंडिया में ये जो है एप्लीकेबल हो जाता है, इंडियन सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। शिप्स और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी इंसान जो बाहर बैठा है एंड उसने अगर कंप्यूटर रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया, इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज है उसको अगर नुकसान पहुंचाया है, तो वहाँ पर भी अपने को जो है राइट मिलता है अंडर आवर BNS कि हम तुमको पनिश कर पाए, चाहे तुम पाकिस्तान में क्यों ना बैठे हो, या फिर चाहे तुम बांग्लादेश या फिर नेपाल में क्यों ना बैठे हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? By any person liable under Indian law for an offence committed beyond India, by any person liable under the Indian law for any offences committed beyond India, मतलब इंडिया के बाहर बैठ के तुमने कोई भी इंडियन लॉ तोड़ा है। क्या ये समझ में आ रहा है? By any person liable under the Indian law, is that clear दोस्तों? ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस स्टडी आ जाता है, नाम है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें बताया गया है कि फॉरेनर कमिटिंग सच एन एक्ट आउटसाइड इंडिया कैन बी ट्राइड इन इंडिया इफ फाउंड हियर। इग्नोरेंस ऑफ इंडियन लॉ इज नॉट अ डिफेंस। इंडियन लॉ को इग्नोर करना ये तुम अपने डिफेंस में नहीं कह सकते कि तुम बाहर में बैठे थे, तुमको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था और तुमने इंडियन लॉ को तोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? अगर तुम फॉरेनर भी हो, तुमको हम लोग जो है BNS के अंदर पनिश करेंगे। एग्जाम्पशन किसको मिलता है दोस्तों? ये हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में मैंने ये स्किप कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग करेंगे जरूर। एग्जाम्पशन किसको मिलता है? BNS सब के ऊपर एग्जाम्पशन मिलता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग इंडिया में, जो कि है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, लेकिन ये ताउम्र नहीं मिलता, ओनली ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक वो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, तब तक वो लोग बचे रहेंगे, तब तक BNS के अंदर जो है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट गवर्नर मतलब इसका सिंपल मतलब तुमको मैं समझाऊं, प्रेसिडेंट ने किसी को गोली भी मार दी, ठीक है, सुन भाई, प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने किसी को गोली मार दिया, तब भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। इज दैट क्लियर? फॉरेन सॉवरेन्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, एंड लास्टली एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स, जो बाहर से इंडिया आते हैं, अंडरस्टूड? एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, करेक्ट, एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब जब आते हैं, तो ये तीन कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनको हम लोग एग्जेम्पशन के कैटेगरी में रखते हैं, जो BNS के अंदर उनका बाल विवाह का नहीं हो सकता दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे द स्टेजेस ऑफ क्राइम। हम लोगों ने देखा है क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत नेसेसरी है इन केसेस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। मेंटल एलिमेंट है मेंस रिया, इसका मतलब ये होता है कि तुमको पहले से पता रहना कि तुम क्या करने जा रहे हो, इंटेंशन तुम्हारा पहले से रहना। इज दैट क्लियर? ओके, सबसे पहले इंटेंशन होना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, उसके बाद अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अकम्पलिशमेंट या फिर कमीशन करते हैं। हम लोगों ने ब्यूटीफुली, मैंने इसको नोट्स बना के तुमको दिखाया था, तो यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं है। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में हम लोगों ने डेथ देख रखा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आपको डेथ मिलता है, जैसे कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ट्रिपल मर्डर का केस था ये दोस्तों, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एंड अच्छा, ये जो डेथ पेनल्टी है ये कब कब तुमको मिल सकता है? मर्डर, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डकॉइटी विथ मर्डर, ठीक है, डकॉइटी विथ मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया, अबेटिंग म्यूटनी इफ म्यूटनी ऑकर्स, उसके बाद गिविंग फॉल्स एविडेंसेस लीडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, उसके बाद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ माइनर इनसेन पर्सन एंड अटेम्प्टेड मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट इफ हर्ट इज कॉज्ड। समझ में आ रहा है? ये सब मैंने एक एक पॉइंट करके मैंने एक्सप्लेन किया है अर्लियर वीडियो में, तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हम लोगों ने देखा है, इम्प्रिजनमेंट देखा है, दो प्रकार का होता है, रिगरस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब होता है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, बोल्डर तोरिंग का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, ठीक है,
मतलब पत्थर तोड़ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सिंपल का मतलब होता है विदाउट एनी हार्ड लेबर, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आता है फॉरफीचर, प्रॉपर्टी, तुम्हारे प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करके हम उसको बेच भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है, फाइन लगाना। उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज हम लोगों ने देख रखा है, कम्युनिटी सर्विस कौन से केसेस में लगता है, ये भी हम लोगों ने देख रखा है। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, नॉन अपीयरेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, टू कंपेल रिस्ट्रेन पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद पेटी थेफ्ट या फिर पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, एंड देन डिफेमेशन। फाइन एंड पेनल्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने देख रखा है दोस्तों। ओके, फंडामेंटल ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो क्राइम करने के लिए कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है दोस्तों। सबसे पहला चीज़ जो है वो है तुमको एक इंसान होना होगा, ह्यूमन बीइंग होना होगा। द एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। मेंस रिया अनिवार्य है, मेंस रिया जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर अ क्राइम। क्राइम हम लोग कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बात करें, नॉट सिविल, याद रखियो, ठीक है। मेंटल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैक्सिम जो है वो है एक्टस नॉन फेसिडियम मेंस रिया। इसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट मेक्स वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। कोई भी काम तुम कर रहे हो तुमको गिल्टी जो है नहीं बनाता अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा माइंड गिल्टी में था। मतलब तुम्हारा माइंड, तुम जब कर रहे थे वो काम तब तुम जानबूझ के कर रहे थे, तब तुम गिल्टी, तुमको पता है कि ये गिल्टी वाला काम है लेकिन फिर भी तुमने किया, तो इसको कहा जाता है मेंस रिया। ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नेसेसरी है ट्रायल के लिए, लेकिन जो सिविल एक्टिविटीज़ है, सिविल रॉन्ग है, उसमें जो है दोस्तों नेसेसरी नहीं होता है। टाइप्स ऑफ मेंस रिया में हम लोगों ने देखा था इंटेंशन, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, जो मैंने पोर्श वाला एक्सीडेंट कार का मैंने बताया था वो मैंने तुमको यहाँ पे बताया था। एक्सेप्शन टू मेंस रिया में है बेटा पब्लिक वेलफेयर के ऑफेंसेस, पिटी ऑफेंसेस विद स्मॉल फाइन्स वेयर प्रूविंग मेंस रिया इज डिफिकल्ट। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड वायोलेटिंग लॉ इवन विदाउट नोइंग द लॉ एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ये है एक्सेप्शन टू मेंस रिया। सम ऑफेंसेस डोंट रिक्वायर प्रूफ ऑफ मेंस रिया, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे मेंस रिया की आवश्यकता नहीं होता। इवन अंडर क्रिमिनल ऑफेंसेस, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही है, तो इस चार चीज़ को याद रखना है तुमको। चार चीज़ों में क्रिमिनल ऑफेंसेस भी अगर है, देखो सिविल ऑफेंसेस में, सिविल रॉन्ग कहते हैं हम लोग, ऑफेंसेस नहीं कहते, याद रखना। सिविल रॉन्ग में अपने को मेंस रिया जो है इसका कोई काम ही नहीं है, एकदम काम नहीं है। लेकिन जब हम लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे मेंस रिया मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस मैंने तुमको यहाँ पे बता दिया है। पब्लिक वेलफेयर का ऑफेंसेस जैसे कि फूड, ड्रग्स, सेफ्टी, पॉल्यूशन। उसके बाद पिटी ऑफेंसेस विद स्मॉल फाइन्स, मतलब छोटा मोटा ऑफेंस तुमने किया है जिसमें छोटा मोटा फाइन लगता है, जिसमें मेंस रिया प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तब तुमको फाइन लगा देंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जैसे कि वॉर वेज करना, ठीक है, वॉर के लिए उकसाना एंड ऑल दैट। फिर वायोलेटिंग लॉ इवन विदाउट नोइंग द लॉ एग्जिस्ट, मतलब तुमने लॉ को तोड़ दिया। जैसे फॉरेनर का केस मैं तुमको बता दूं, तुमने लॉ को तोड़ दिया है ना जानते हुए कि लॉ मतलब लैंड का लॉ क्या है। लैंड का लॉ मतलब लॉ ऑफ द लैंड क्या है। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री, दोस्तों देखो, तुम कहीं पर भी जा रहे हो, तुम अगर यूएसए जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, तुम कहीं पर भी, जापान जा रहे हो, तुम जा रहे हो चाइना जा रहे हो दोस्तों, बैंकॉक जा रहे हो दोस्तों, कहीं पर भी तुम जा रहे हो, लॉ ऑफ द लैंड को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब उस देश में जो लॉ है उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। तुम ऐसे नहीं कह सकते, तुम दुबई में जाके दोस्तों लिटर नहीं कर सकते। लिटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिटर का मतलब होता है पैकेट, चिप्स का पैकेट खा के रास्ते में फेंक दिया, बेटा हैवी फाइन लगता है, बहुत ज़्यादा फाइन लग जाता है दोस्तों। तुम्हारा लाइफ का सेविंग जो है वो मिट जाएगा एक फाइन में, समझ में आ रहा है? इसलिए दोस्तों तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम इंडियन टूरिस्ट हैं, अपने को पता नहीं था एंड ऑल दैट स्टफ। यू कांट गिव ऑल दोस एक्सक्यूजेस। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो तुमको पता होना चाहिए इन केस ऑफ सिविल, क्रिमिनल दोनों। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? वायोलेटिंग द लॉ इवन विदाउट नोइंग द लॉ एग्जिस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? वहाँ पर भी तुमको दोस्तों एक्सेप्शन है मेंस रिया का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे वो क्राइम कंसीडर किया जाता है, वहाँ पे वो क्राइम कंसीडर किया जाता है जैसे इंडिया में ये क्राइम कंसीडर किया जाता है। कोई भी फॉरेनर आके इंडिया में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करे, उसको वो अगर बोले कि मेरे को पता नहीं था ये क्राइम है, तो ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है, वो तुम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, कंपनीज के अंदर जो है कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल द मेंस रिया ऑफ द की पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी
कैन बी इम्प्यूटेड टू द कंपनी, मतलब कंपनी को अगर तुमको पकड़ना है, कंपनी इज अ पर्सन, ठीक है, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, लेकिन कंपनी इज अ पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग कहते हैं, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, लेकिन जो चला रहा है कंपनी को, हम लोग क्या करेंगे, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे, कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे, उठा के हम लोग देखेंगे कंपनी को एक्चुअली चला कौन रहा है, उसको पकड़ेंगे हम, उसका गिल्टी माइंड देखेंगे, उसका एक्टर्स रियस देखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यहां से मैं थोड़ा स्लो कराने जा रहा हूं क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नए टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले दोस्तों। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक होता है, इसको समझो। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को समझो दोस्तों। इसको एग्जामिनेशन में याद कैसे रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कराता हूं, एंड जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं वो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम लोग कहेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम लोग कहेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हम लोग कहेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है इसको समझो। देखो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना वो नॉन बेलेबल होता है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल होता है, ठीक है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है वो बेलेबल होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल होता है। ये एक गुरु मंत्र है, इसको याद कर लो, ठीक है। जो कॉग्निजेबल होता है वो नॉन बेलेबल होता है, जो नॉन कॉग्निजेबल होता है वो बेलेबल होता है। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये, बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब जेल के कस्टडी से बाहर निकल के तुमको एक प्राइवेट, जैसे तुम्हारा लॉयर वगैरह है वो लोग अपने कस्टडी में रहेंगे, प्राइवेट कस्टडी में तुम रहोगे, तुम जेल के कस्टडी में नहीं रहोगे। जब जब तुमको बुलाया जाएगा तब तब तुम प्रेजेंट रहोगे। यही आके तुम्हारा जो लॉयर है वो आके कहेगा कि मैं इसको अपने भरोसे लेकर जा रहा हूँ और ये आएगा। तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस रहते हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे, मैक्सिमम ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें बेल मिल जाता है। तो बेल मिलने का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वो क्राइम जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो क्या बताओ, ज़्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस क्राइम में तुमको बेल नहीं मिलता, सीरियस क्राइम में तुमको बेल नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर नॉन बेलेबल है, इसका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जो बहुत सीरियस है, सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब वो जहां पे बेल मिल जाता है, नॉट सो सीरियस, नॉट सो सीरियस। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? इतना डिफरेंस तेरे दिमाग में बैठ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पूछेगा तो तू बता पाएगा, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चल दोस्त, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बताया। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एन ऑफिसर फॉर विच ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत सीरियस क्राइम होता है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होते हैं ये, तो ये सीरियस होते हैं। तो यहां पे दोस्तों तुमको अरेस्ट करने से पहले वारंट की आवश्यकता नहीं है, वारंट नहीं चाहिए होता है। जैसे तुम सीआईडी वगैरह में नहीं देखती बचपन में, और तो तुम्हारा तो बचपन चल रहा है अभी, है ना, तो तुम देखोगे कहीं ना कहीं पे देखोगे दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे वारंट जो है ना दोस्तों, वारंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम बहुत सीरियस क्राइम करो। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, जो मुंबई अटैक हुआ था, जितने भी टेररिस्ट आए थे उसको पकड़ने के लिए क्या जज से वारंट लेकर गए थे क्या, या फिर सीधा चले गए थे पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सीरियस क्राइम था। क्या ये समझ में आ रहा है? जनरली मोर सीरियस ऑफेंसेस ऑफन नॉट बेलेबल, ऑफन नॉट बेलेबल। ऑफन नॉट बेलेबल का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। ऑफन नॉट बेलेबल मतलब इसको मान के चलो कि नॉट बेलेबल ही होता है, लेकिन लिखने के टाइम में तुमको लिखना पड़ता है ऑफन नॉट बेलेबल, बट नॉट ऑलवेज। ये क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है ना कि वैसे तो ये बेलेबल नहीं है, इसमें बेल तुमको नहीं मिलता है, लेकिन देखो दोस्तों, इस लॉ के ऊपर पता है कौन बैठा हुआ है? जजेस। समझ में आ रहा है? तो जज जो है ना वो डिसाइड करता है कि इसको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना सीरियस है क्राइम वो भी जज ही डिसाइड करता है। क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर, वो भी जज डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है? तुमको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा ये कंप्लीटली जज के हाथ में रहता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम्हारे जो वकील, तुम जो वकील करोगे, ठीक है, तुम तो बेटा जेल में जाने नहीं वाले हो, लेकिन जा भी सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है जेल जाना। क्यों? क्योंकि देखो आज के टाइम में ना दोस्त, कोई भी इंसान तुम्हारा तरक्की देख के दोस्तों तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर सकते हैं एंड तुमको जेल में घुसा सकते हैं, ठीक है। ये इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। तो मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर गोइंग टू कॉर्पोरेट, यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप ऑफ द कंपनीज एंड
एवरीथिंग अपने घर में बता दो, ये चीज़ बता देना है, मम्मी पापा देखो हम लोग बहुत उच्च लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च लेवल में जाके हम लोग काम भी करने वाले हैं, तो कभी इधर उधर से अगर मेरे को पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करने आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा मत सोचो कि मैंने क्राइम किया है, आई एम नॉट गिल्टी, अभी तक गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, मेरे ऊपर 10-15 एफआईआर होना इट इज़ नॉर्मल, समझ में आ रहा है। लेकिन सोसाइटी को ये मेंटालिटी चेंज करना है, क्योंकि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आके तुमको पकड़ के लेकर चले जाए तो सोसाइटी सोचती है कि भैया बहुत उल्टा सीधा काम करता होगा ये बंदा, समझ में आ रहा है। तो मम्मी पापा को समझा देना है, बस इतना ही चीज़ है। अच्छा, ऑफन नॉट बेलेबल समझ में आ रहा है। ऑफन नॉट बेलेबल का मतलब होता है इसमें बेल नहीं मिलता है, लेकिन जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है कि बेल दे कि ना दे, ठीक। उसके बाद पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं, बिकॉज द सीरियस मैटर इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दोस्तों। उसके बाद हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में देखेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस का पूरा उल्टा होता है एन ऑफिसर फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट warrant you cannot be arrested, without warrant you cannot be arrested, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट। उसके बाद जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस रहता है इसमें, यूजुअली बेलेबल रहता है, पुलिस यूजुअली नीड्स अ मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट शुरू होने से पहले मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है पुलिस ऑफिसर्स को, समझ में आ रहा है। तो जितने भी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स वगैरह छोटा मोटा इधर उधर का चीज़ चलता है ना, वो सब कुछ जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आता है। लेकिन हाउ मच सीरियस द क्राइम इज, इट डिपेंड्स अपॉन द जज डिस्क्रिप्शन, मैजिस्ट्रेट बताएगा, मैजिस्ट्रेट नहीं जज बताता है कि भैया इसको बेल दे कि ना दे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, ये क्लियर हो चुका है, ये आराम से एग्जामिनेशन में बना के लिख सकते हो। हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्या हम लोग एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिखना है क्या? एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं लिखना है, बना के लिखो, लेकिन राइट लिखो, रॉन्ग मत लिख दो, ठीक है। उल्टा सीधा मीनिंग सेम होना चाहिए, अपने लैंग्वेज में लिखो। लेकिन बेलेबल नॉन बेलेबल ये सारे वर्ड्स को तो तुमको पता होना चाहिए ना, ये सारे वर्ड्स तुमको दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद देखो where to find the classification, the first schedule of the BNSS list which offenses are cognizable and non-cognizable and bailable and non-bailable। तो BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में आपको मिल जाएगा कि कौन से वो ऑफेंसेस है जो बेलेबल है, कौन से वो ऑफेंसेस है जो नॉन बेलेबल है। CS एग्जीक्यूटिव में तुमको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तुम प्रोफेशनली काम करोगे तब तुम देख पाओगे, ये सारे फर्स्ट शेड्यूल देख लेना। लेकिन एग्जीक्यूटिव में ये नेसेसरी नहीं है कि तुम देखो कि कौन से वो क्राइम है जो कि बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, ठीक है। तुम LLB नहीं कर रहे हो दोस्तों। फिर इधर आ जाओ, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर पावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी हॉट टॉपिक है दोस्तों, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स एंड देयर पावर्स, बहुत अच्छे से देखना है। देखो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, सबसे उच्च लेवल में कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। उसके बाद सेशन कोर्ट। उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स बैठे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स में बैठे हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। उसके बाद बैठे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, DM, SDM, ये सारे। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सिस्टम मेंशन्ड इन CRPC इज एक्सक्लूडेड इन BNSS, जो कि ये हट चुका है दोस्तों। तो अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक चीज़ चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, तुमको ये याद रखना है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, उसके नीचे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस। तो सेशन जजेस में दो प्रकार के हैं, पहला है एक तो सेशन जज खुद, उसके बाद एडिशनल सेशन जज एंड लास्टली असिस्टेंट सेशन जज। फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के अंदर दोस्तों चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखने को मिल जाता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड लास्टली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इसको याद रख लेना, ठीक। अब हम लोग पावर्स देखेंगे, किसके पास कितना पावर है। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, देखो इसको मैं तुमको इस प्रकार से समझाता हूँ। देखो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा है, इतना तुम याद नहीं कर पाओगे। तुमको याद उतना ही करना है जितना मैं करा रहा हूँ, और इसको बना के थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आग बंद करके मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, ठीक। सुप्रीम कोर्ट है, इसको किसी का ऑर्डर लेने का ज़रूरत नहीं है, वो कितनी भी भयंकर से भयंकर तुमको जो है पनिशमेंट दे सकते हैं, तो इसको तो हम लोग हटा ही देते हैं। इसका पावर जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम है, इसके पास सारे पावर है, जितने पावर इन सबके पास है वो सारे पावर सुप्रीम कोर्ट में है ही। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट से।
इज दैट क्लियर? हाई कोर्ट, अब देखो हाई कोर्ट के पास पावर क्या है? हाई कोर्ट में भी बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितना पावर है उतना ही पावर हाई कोर्ट में रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का बाप है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ, हाई कोर्ट में तुमको कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है, आंसर है यस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, आंसर है यस। फाइन लगाया जा सकता है, आंसर है यस। पेनल्टी लगाया जा सकता है, आंसर है यस। सब कुछ किया जा सकता है हाई कोर्ट में। समझ में आ रहा है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर कैपिटल पनिशमेंट से लेकर फांसी से लेकर सब कुछ हाई कोर्ट जो है कर सकता है। इज दैट क्लियर? अगर तुम हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत ना हो तब तुम सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, फाइनल तुम अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो नॉर्मली बोला जाए कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। लॉ में जितने भी चीजें लिखे हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखा हो, लॉ में जो लिखा है वो सब हाई कोर्ट पास कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इतना तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दिमाग में जोर ही नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद तुमको थोड़ा जोर डालना है। सबसे पहले आता है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। क्या बताओ? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। क्या बताओ? सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। इसके नीचे आता है असिस्टेंट सेशन जज। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में बैठता है सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज जो है उसके पास सेम टू सेम पावर रहते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, कैन पास एनी सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन एक चीज वो लोग पास नहीं कर सकते जो सबसे डेंजरस होता है, वो है तुम्हारा कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, बट डेथ सेंटेंस रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो डेथ सेंटेंस का पावर तुम्हारा सेशन जजेस में नहीं है। सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज डेथ सेंटेंस तुमको नहीं दे सकता। दे सकता है अगर हाई कोर्ट ने अप्रूव किया तो। हाई कोर्ट ने अप्रूव किया तो दे सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि जो सेशन जज है एंड एडिशनल सेशन जज है वो हाई कोर्ट को कह सकता है कि आप मुझको ये इजाज़त दो, मैं इसको डेथ पेनल्टी देना चाहता हूँ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सब कुछ देखो, इसका मतलब ये कि जो सेशन जज है एंड एडिशनल सेशन जज है वो पेनल्टी, फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन, पेनल्टी सब दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक। अब उसी का असिस्टेंट जो है, जब असिस्टेंट सेशन जज ऑर्डर पास करेगा तो उसके पास क्या पावर है? वो हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं भी डेथ पेनल्टी देना चाहता हूँ, मुझको भी ऑर्डर दे दो, मुझको भी परमिशन दे दो, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। देखो, नॉट, ये तो लिखा नहीं है। ये जो असिस्टेंट सेशन जज होता है दोस्तों, ये इसके पास पावर रहता है कि वो अप टू 10 ईयर्स तक वो जो है अप टू 10 ईयर्स तक, क्या बताओ, वो तुमको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद से सिर्फ नंबर्स ही है, तुमको ईयर्स ही याद करना कि कौन सा जज कितना साल तुमको जेल में बिठा सकता है। 10 ईयर्स तक कौन सा? असिस्टेंट सेशन जज। डेथ पेनल्टी भूल जाओ, इनके पास इतना पावर नहीं रहता है, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी भूल जाओ। इसका मतलब ये कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट असिस्टेंट सेशन जज तो नहीं करवा सकता लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक। लेकिन क्या करवा सकता है? 10 साल तक तुमको जेल में बिठा सकता है, ठीक। अब जो मैजिस्ट्रेट वाले देखने वाले हम लोग, जो सबसे पहले आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो 7 साल तक तुमको जेल में बिठा सकता है, ठीक है। डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं पास कर सकता। उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, 3 साल तक तुमको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और फाइन कितना लगा सकता है? 50,000 तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कम्युनिटी सर्विसेज करवा सकते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, 1 साल तक तुमको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड 10,000 तक फाइन लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? पहले 5,000 था, अब ये 10,000 आ चुका है, ठीक है। एंड कम्युनिटी सर्विस भी करवा सकता है। तो ये पावर हम लोगों ने देख रखा है, पूरा का पूरा हो चुका है। जैसे मैं तुमको समझा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, हाई कोर्ट हो चुका है, सेशन कोर्ट में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज हो चुका है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इतना ही तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, जितना मटेरियल में है वही हम लोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इतना ही दिमाग में रखना है। तो इसका एक चार्ट बना लेना है। क्या बना लेना है दोस्तों? चार्ट बना लेना है, सुंदर सा एक चार्ट बना लेना है। क्या ये बना पाओगे इस चार्ट? काहे नहीं बना पाओगे, ब्यूटीफुली बना लोगे चार्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों
सेंटेंसेस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर फाइन तुम नहीं भर पाए, जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर फाइन नहीं भर पाए, तुम्हारे ऊपर 10,000 का फाइन लगाया है, नहीं भर पाए, तुम्हारे पास 10,000 नहीं है, या फिर पार्शली भर पाए और पार्शली नहीं भर पाए, पकड़ लो 5,000 भर पाए एंड 5,000 तुम्हारे पास नहीं है, 5,000 तुम्हारे पास नहीं है, 5,000 भर पाए, 5,000 नहीं भर पाए, तो क्या करेंगे, इस फाइन को क्या करेंगे बताओ, इस फाइन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनटू जेल टाइम, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट द मैजिस्ट्रेट इज competent to inflict for the offenses itself। इसका मतलब ये कि पकड़ लो कोई भी ऑफेंस तुम कर रहे हो, इसमें तुमको जेल या फिर फाइन देके छोड़ा जा सकता है। मैजिस्ट्रेट इतना अच्छा था, ठीक है, कि तुमको जेल नहीं बिठाया, उसने बोला कि फाइन दे दे 10,000 का, तुमको 6 महीना जेल नहीं रहना है, तुम 10,000 का फाइन दे दो। तुमने बोला 10,000 का फाइन भी नहीं है मेरे पास, तो तुम क्या करोगे, तब तो तुमको जेल टाइम करना होगा। अब जेल टाइम कितना, जो भी तुमने ऑफेंस किया इसके लिए जितना भी जेल टाइम होगा, पकड़ लो 6 महीने का जेल टाइम है, 1 साल का जेल टाइम है, जो भी जेल टाइम है, 12 महीने का जेल टाइम है, जो भी जेल टाइम लिखा है इस ऑफेंस के लिए, उसका 1/4 तुम डाल सकते हो। 1/4 क्या बताओ, 1/4 पकड़ लो 1 साल का मतलब 12 महीने का 1/4 टाइम जो है तुम इसको बिठा सकते हो इन द जेल, क्योंकि वो फाइन नहीं भर पाया। क्या ये तुम याद रख पाओगे, सिर्फ 1/4 ही याद रखना है बस। 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर दैट ऑफेंस इटसेल्फ, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम कितना है इस ऑफेंस के लिए, मैक्सिमम तुम 12 महीने जेल के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन तुमको जेल नहीं भेजे, तुमको फाइन लगा दिए, तो मैजिस्ट्रेट अच्छा था, तुमको फाइन लगा दिया, लेकिन तुमको फाइन भरने का भी पैसा नहीं है, तो क्या तुमको 12 महीने जेल में बिठाएंगे, आंसर है नहीं। तुमको सिर्फ 1/4 का जो टाइम होगा वो तुम्हारा यहाँ पे बिठाया जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों। तो सर इसको कैलकुलेट कैसे करें बता दो सर। ये भाई 12 महीना इंटू 1/4, 4 1 4, 4 3 12 है ना, 3 4 12, 4 3 12 है ना, तो 3 महीने दोस्तों, 3 महीने तुमको जेल में बिठा के रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इज दैट क्लियर दोस्तों, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आ जाना एग्जामिनेशन में, ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो, सेंटेंस फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल, तो तुमने बहुत ज़्यादा, तुम पकड़ लो तुम बैंक लूटने के टाइम पे दोस्तों तुमने बहुत सा मल्टीपल ऑफेंसेस किए, तुमने किसी को इंजरी पहुंचा दिए, किसी को पैर में गोली मार दिए, ठीक है, बहुत सारा एक क्राइम करने के लिए तुमने बहुत सारे क्राइम्स कर दिए, तो बहुत सारे ऑफेंसेस कर दिए, तो सबका जोड़ जोड़ के तुम्हारा पनिशमेंट होता है, ठीक है, प्लस कर करके पनिशमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक रूल है, ये जजेस के लिए होता है रूल, लेकिन तुमको जानना है सो दैट तुमको ज़्यादा पनिशमेंट ना मिले। Sentence usually run consecutively one after another unless the court directs them to run concurrently at the same time. Aggregate punishment limit applies. Maximum aggregate consecutive sentence generally capped. Limit revised to 20 years from 14. ये क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, अच्छे से समझना है, ठीक है। सिंपल वे में समझो दोस्तों, पकड़ लो रमेश है, रमेश ने क्या क्या किया दोस्तों, बहुत गलत किया, ठीक है। 2 चीज़ मैं तुमको समझाऊंगा। पहला है दोस्तों हमारा कॉन्करेंट सेंटेंसेस, उसके बाद आता है कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, ठीक है। कॉन्करेंट एंड कॉन्जिक्यूटिव हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि पकड़ लो तुमने थेफ्ट किया, चोरी, चीटिंग किया, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर चीटिंग किया, वो नहीं दोस्तों, ठीक है, ये अलग चीटिंग है। चीटिंग मतलब किसी को हाँ वो भी चीटिंग है, लेकिन ये अलग है, ये क्रिमिनल वाला चीटिंग है। अब बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया या फिर गर्लफ्रेंड को धोखा दे दे, वो तो तुम क्या ही कर सकते हो, वो क्या तुम कोर्ट में लेकर जा सकते हो, नहीं, ओनली आफ्टर मैरिज दोस्तों। अच्छा, चीटिंग हो गया, उसके बाद हो गया फॉर्जरी मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाना दोस्तों। अच्छा देखो 1 2 3 तीनों के लिए जेल टाइम पकड़ लो, ये 3 साल, ये 2 साल और ये 5 साल, ठीक है। तो तुम्हारा BNSS कहता है कि ये तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस एक के बाद एक होगा, ठीक है, एक के बाद एक होगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, समझ में आ रहा है, एक के बाद एक होगा। अब कॉन्करेंट सेंटेंसेस का मतलब होता है
या तो जज डिसाइड करेगा, ये तुम्हारा एक के बाद एक तुम इसका समाधान करोगे, समझ में आ रहा है? एक के बाद एक, पहले 3 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल का तुमको जेल टाइम करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? टोटल हो गया तुम्हारा 10 साल यहाँ पे, 10 ईयर्स, ठीक। ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। एक होता है कॉन्करेंट सेंटेंसेस, जो यही होता है, मतलब कॉन्करेंट सेंटेंस ही किया जाता है नॉर्मली डे टू डे लाइफ में। कॉन्करेंट सेंटेंसेस बोला कि सबको प्लस कर दो, बोले कि सबको प्लस कर दो। प्लस करने से कितना होता है? 10। लेकिन हम लोग 10 से अपने को काम नहीं चलने वाला, अपने को कुछ ज़्यादा लेना है। क्यों ज़्यादा लेना है तुमको समझाता हूँ मैं। सबसे पहले पकड़ लो, रमेश ने और एक क्राइम किया जिसके कारणवश उसको 10 ईयर्स का जेल हो गया, 8 ईयर्स का जेल हो गया, 7 ईयर्स का जेल हो गया, 6 ईयर्स का जेल हो गया। तो इतने सारे जेल टाइम हो गए क्योंकि उसने अलग अलग ऑफेंस किया, ऑफेंस 1, ऑफेंस 2, ऑफेंस 3, ऑफेंस 4। एक ही क्राइम करने के लिए, 1 क्राइम करने के लिए उसने अलग अलग ऑफेंसेस किया, ठीक है। जिसका जेल टाइम होता है एज पर द बुक, जेल टाइम होता है दोस्तों इतने साल। तो ये कितने साल हो रहा है? हो गया तुम्हारा टोटल के टोटल 31 ईयर्स। क्या बताओ? 31 ईयर्स। तो 31 ईयर्स तुमको जेल में बिठाएंगे? आंसर है नहीं। जब भी तुम लोग इसको प्लस करते हो एक ही साथ, एक के बाद एक नहीं, जब भी तुम कॉन्करेंट सेंटेंसेस पास करते हो, सबको एक साथ जोड़ के पास करते हो, तो बुक में बताया गया है कि दोस्तों तुमको मैक्सिमम जेल टाइम जो जज दे सकता है तुमको वो है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का मैक्स लिमिट होता है, 20 ईयर्स का मैक्स लिमिट होता है। ये होता है मैक्स लिमिट, मैक्स लिमिट। तो भले ही तुम्हारा ये सब प्लस करके 31 ईयर्स हो रहा हो, लेकिन तुमको बैठना है जेल में 20 ईयर्स ही। इज दैट क्लियर? द मैक्सिमम लिमिट इज 20 ईयर्स कहा गया। पर आ रहा हूं, देखो अच्छे से। Sentences usually run consecutively one after another unless the code directs them to run concurrently. वैसे तो एक के बाद एक होता है, लेकिन कोड जो है, कोड अपने को टाइम बचाना है, कोड को अपना टाइम भी बचाना होता है। कोड क्या करेगा? बोलेगा कि कॉन्करेंटली इसको लेकर आओ। इसका मतलब एट द सेम टाइम सारे देखेंगे, सारे जो उसने ऑफेंसेस किए उसको एक साथ जोड़ दो। तो एग्रीगेट पनिशमेंट लिमिट बताया गया है कि जो भी उसका एग्रीगेट पनिशमेंट होगा, मैक्सिमम एग्रीगेट कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस जनरली जो है वो कैप हो जाता है 20 ईयर्स। पहले 14 ईयर्स था, लेकिन अब है 20 ईयर्स। तो 14 ईयर्स को इग्नोर कर दो, इसको याद नहीं करना है तुमको, 20 ईयर्स ही याद करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझ में तो आ चुका होगा तुमको, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव एंड कॉन्करेंट सेंटेंसेस, ठीक है, पास बाय द जज। ओके दोस्तों, अब कुछ देखेंगे हम लोग इनहेरिट पावर्स ऑफ द कोर्ट। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। क्या बताओ? इनहेरिट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरिट पावर्स मतलब होता है स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। क्या बताओ फिर से? स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। हम लोग देखेंगे स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल पावर ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। एक जगह लेता हूँ, फटाफट एक्सप्लेन करने में कोई चूक नहीं होना चाहिए दोस्तों। एग्जामिनेशन तुम नहीं निकालोगे, तुम्हारा दद्दू निकालेगा। देखो, मतलब निकलेगा ज़रूर, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग देख रहे हैं इनहेरिट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरिट, इनहेरिएंट कहते, सॉरी इनहेरिट कह रहा हूं मैं, HE कहा गया, एक सेकेंड। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। इनहेरिट पावर्स ऑफ द कोर्ट दोस्तों, इनहेरेंट पावर्स का मतलब होता है स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स मतलब मैजिकल पावर्स दोस्तों। किसका? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का कुछ इनहेरिट पावर्स होता है, इसको देख लो अच्छे से। हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं मैजिकल पावर्स। हाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है। सबसे पहला है मेक इट्स ऑर्डर्स वर्क प्रॉपरली। ये मैं लेमन्स टर्म में कह रहा हूँ, ओरिजिनल में तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर BNSS। ये लिख देता हूँ मैं, इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर BNSS। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है? गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर BNSS। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट को अगर लगे कि कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो अंडर BNSS, ठीक है, कोई भी कोर्ट ने, किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास किया गया हो, ठीक है, अगर कोर्ट को लगे, हाई कोर्ट को लगे कि नहीं यार, ये जो मेरा नीचे वाला कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जो मेरा नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसने जो ऑर्डर पास किया है वो मैं खुश नहीं हूँ उससे, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को इफेक्ट दे सकता है। इफेक्ट टू एनी ऑर्डर, ठीक है, उस ऑर्डर में चेंजेस करवा सकता है, ठीक है। दूसरा बता दो। दूसरा है
स्टॉप समवन फ्रॉम मिसयूजिंग द कोर्ट, मतलब कोर्ट का टाइम को बर्बाद होने से बचाना। यहाँ पे क्या लिखा है देख लेता हूँ, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं तो इसका मतलब होता है स्टॉप समवन फ्रॉम मिसयूजिंग द कोर्ट। कोर्ट में जो चल रहा है, हाई कोर्ट में ही भले चले, ठीक है, वो सही नहीं चल रहा है, वो टाइम पास चल रहा है, ठीक है। कोर्ट पूरा, हाई कोर्ट को लगता है कि ये तो एकदम गलत है, तो इसको डिसमिस कर सकता है, ठीक है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द पावर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट को दिख रहा है क्लियरली कि यही गुनहगार है, लेकिन ये गुनहगार अपने आप को, ये वो टाइम खरीद रहा है, क्योंकि टाइम कैसे खरीद रहा है, वो पूरा ट्रायल चलवाएगा, प्रॉपरली ट्रायल चलवाएगा, प्रॉपरली देखेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें तो बहुत सालों लग जाते हैं, तो तब तक वो एंजॉय करेगा। ऐसा अगर हाई कोर्ट को दिख गया दोस्तों, तो वो ऐसे ऑर्डर पास कर सकती, नहीं बेटा ये है। अगर तुमको हाई कोर्ट के ऑर्डर से तुम कहोगे कि नहीं मेरे को पूरा प्रॉपर ट्रायल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और हाई कोर्ट तुमको मना कर दे, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है? तीसरा देखो, लास्टली है मेक श्योर द जस्टिस इज डन, जस्टिस इज डन। क्या बताओ, मेक श्योर जस्टिस इज डन, इसका मतलब यहाँ पे सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है कि हाई कोर्ट मेक श्योर करता है कि जस्टिस हो रहा हो कहीं पर भी, किसी भी प्रकार का। सर ये तो डिफॉल्ट हाई कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस प्रोवाइड करना। आंसर है नहीं। कभी कभार ना दोस्तों ऐसे हम अपने को देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हार जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। शायद उनके पास रिसोर्सेस नहीं था प्रॉपरली, तो उसमें हाई कोर्ट हेल्प कर सकता है तुम्हारा। हाई कोर्ट मेक श्योर करेगा कि तुमको एक प्रॉपर, तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर मिल दिया जाए, ठीक है, एंड तुम्हारा जो भी नीड है टू सिक्योर योर जस्टिस वो तुमको मिले, ये हाई कोर्ट इंश्योर कर सकता है। तो जस्टिस इज डन, ये हाई कोर्ट का पावर होता है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल एंड पावरफुल पावर्स होते हैं। तुम सोच रहे होंगे सर ये तो छोटे मोटे पावर है, नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल एंड बड़े बड़े पावर्स है, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट, ये मतलब ये जो हाई कोर्ट है ना, ये बुक से बाहर जाके ये सब करता है। बुक्स में, बीएनएसएस में जो प्रोसेस है उसके बाहर जाके ये सब कर रहा है। तो इनको कहा जाता है स्पेशल पावर, इनहेरेंट पावर कहा जाता है, मैजिकल पावर्स कहा जाता है। वो एवे ही नहीं यूज़ कर सकता, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? केयरफुली यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कोर्ट को दिख रहा है कि यार किसी को हैरेस करने के लिए कोर्ट में लाया जा रहा है बार बार, वो गरीब है उसको हैरेसमेंट करने के लिए कोर्ट में बार बार लाया जा रहा है, तो कोर्ट उसको डिसमिस कर सकता है, कह सकता है कि नहीं इसको छोड़ दो, ठीक है। ये बाहर आउट ऑफ द बुक्स जाके ऑर्डर पास करना, क्या ये समझ में आ रहा है? ये कोर्ट्स के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट का पावर रहता है, इनहेरेंट पावर। लेकिन इसको फिर भी इस पावर को भी तुम चैलेंज कर सकते हो। अगर कोर्ट ने ऐसा कर दिया तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में तो तुमको न्याय मिलेगा 100%। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या देख लिया हम लोगों ने ये सब? उसके बाद देखो क्या बताया गया है यहाँ पे, These powers are wide but used sparingly and with caution. Sparingly and with caution इसका मतलब ये, sparingly मतलब छोड़ के इस पावर को यूज़ किया जाता है, मतलब जहाँ पे नेसेसरी है वहीं पे लगाना। बहुत कॉशियसली तुमको ये पावर्स यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो इस इनहेरेंट पावर का एक छोटा सा लिमिटेशन भी है दोस्तों, लिमिटेशन के बारे में भी जान लो। मधु लिमाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रिंसिपल्स, इसमें बताया गया है कि तुम ये यूज मत करो। हाई कोर्ट को कहा गया है कि तुम इस पावर को यूज ना करो अगर स्पेसिफिक रेमेडी है बीएनएसएस के अंदर। अगर बुक्स में जो भी केस चल रहा है, इस केस के लिए अगर स्पेसिफिक मेंशन्ड रेमेडी है बीएनएसएस में, तो तुम बाहर जाके, बुक के बाहर जाके इसको यूज मत करो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यूज स्पेरिंगली, अब्यूज मत करना है। हाई कोर्ट को बोला गया, हाई कोर्ट के जजेस को बोला गया है कि तुम इसको अब्यूज मत करो, स्पेरिंगली यूज करो। एंड लास्टली, नॉट यूज्ड अगेंस्ट एनी एक्सप्रेस बार इन द लॉ। इसका मतलब ये होता है बहुत सिंपल है दोस्तों, नॉट यूज अगेंस्ट एन एक्सप्रेस बार इन द लॉ। इसका मतलब ये एक्सप्रेस बार मतलब वो बार काउंसिल, ये नहीं। बार का मतलब होता है नो, यहाँ पे है बार का मतलब होता है नो। मतलब अगर बीएनएसएस में कहीं पर भी कोई भी किसी भी रीज़न, कोई भी टॉपिक में अगर नो लिखा है
तो जज जो है उसको यस नहीं कर सकता इनहेरिट पावर यूज करके। बस सिंपल सा बात। पहले पहले वाले पॉइंट में बताया कि दोस्तों तुमको स्पेसिफिक रेमेडी अगर मेंशन्ड है तो उसी को यूज़ करना है। लास्ट में तीसरे पॉइंट में बताया कि कहीं पे बीएनएसएस में कोई भी रेमेडी या फिर कहीं पर भी कोई भी तुम्हारा केस चल रहा है वहाँ पे अगर स्पेसिफिकली नो मेंशन्ड है, जिसका सोल्यूशन नो है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम अपनी मर्जी से यस नहीं कर सकते, क्योंकि बीएनएस जो है ऊपर रहेगा, तुम्हारे जज से ऊपर है। जज को बीएनएसएस ही फॉलो करना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, बीएनएसएस में कुछ लिखा नहीं है और ये थोड़ा हटके वाला केस है, तो तब तुम कर सकते हो अपना मर्जी। अब देखेंगे हम लोग अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है दोस्तों। क्या देख रहे हैं हम लोग? अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशन और रिस्ट्रेंट ऑफ अ पर्सन्स लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी से तुम किसी का लिबर्टी जो है वो छीन रहे हो। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी शू, लिबर्टी जूता नहीं। लिबर्टी का मतलब, हाँ, उसका मतलब भी यही होता है, मतलब फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, किसी का फ्रीडम छीनना वाया लीगल अथॉरिटी, उसी को कहा जाता है अरेस्ट। तुमको जब अरेस्ट किया जाता है, क्या होता है अरेस्ट में? तुमको लीगली पुलिस ऑफिसर्स आके तुमको अरेस्ट करके लेकर जाते हैं, तुम फ्रीडम नहीं देते तुमको, तुम कहीं पे जा नहीं सकते, उनके साथ जाना पड़ता है। ठीक है। अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस। अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट। देखो कब कब पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। देख लो, जो पर्सन को अरेस्ट करने आया है, पुलिस ऑफिसर आया क्या है, मतलब उसी के सामने तुमने पर्सन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द ऑफिसर्स प्रेजेंस। ऑफिसर प्रेजेंट था, उसके सामने ही तुमने किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस कर लिया। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, तो नॉन बेलेबल है कॉग्निजेबल, सीरियस क्राइम है। इसमें क्या वारंट? वारंट तो वैसे भी वहीं भी नहीं, वहाँ पे नहीं लगता। जब सीरियस मैटर्स होते हैं वहाँ पे तो वारंट वैसे भी नहीं लगता, तो इसको ऐसे ही मेमोराइज कर सकते हो। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को लगता है ऐसा, ऐसा मतलब सस्पेंज, क्या कहते हैं इसको, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला उसको, सस्पिशियस है पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे पीछे, ठीक है, कि तुमने किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस शायद किया हो, तो तब जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एन अरेस्ट किस लिए करेंगे? टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस, इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंट टेम्परिंग विद एविडेंसेस, प्रिवेंट थ्रेट टू विटनेसेस और इंश्योर कोर्ट का अपीयरेंसेस। ठीक है, इसका मतलब कोर्ट में तुमको अपीयर होने के लिए तुमको थ्रेट करने, अगर तुम थ्रेट मतलब पुलिस को लगता है कि तुम थ्रेट करोगे विटनेसेस को, एविडेंस को टेम्पर करोगे, टेम्पर मतलब मिटाओगे, ठीक है, इन सब को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस ऑफिसर तुमको पकड़ के लेकर जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि तुमने कोई किसी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला हो, तो जाके। ठीक है, अब देखो अगर पुलिस ऑफिसर गलती से तुमको पकड़ के लेकर चले गए और तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो पता है ये सारे रिकॉर्ड्स पुलिस ऑफिसर के ना लिखे जाते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने कितने बार इस प्रकार का मिस्टेक किया, लास्ट में उसको सस्पेंशन किया जाता है अगर उसने उल्टा सीधा ऐसा बहुत बार किया है तो। ठीक है, मस्ट रिकॉर्ड द रीजन इफ अरेस्टिंग एंड रिकॉर्ड रीजन इफ नॉट अरेस्टिंग। अगर अरेस्ट कर रहे हो तो रीजन बताना है, अगर अरेस्ट नहीं कर रहे हो तब भी रीजन बताना। उसके बाद देखो रीजनेबल कंप्लेंट, ये तो हो गया बार बार। रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशियस एक्सिस्ट ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, ये तो सिंपल चीज है। पर्सन इज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब बार बार ऑफेंस करते हो तुम, बार बार ऑफेंस करते हो तुम, एक बार नहीं बहुत बार जेल जा चुके हो। पोजेशन ऑफ सस्पिशियस स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी का प्रॉपर्टी तुमने स्टील किया हो। ऑब्स्ट्रक्शन पुलिस ड्यूटी और एस्केप, अटेम्प्टेड एस्केप फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से तुम भाग गए, ठीक है, फिर ऑब्स्ट्रक्शन किया, पुलिस को अपने काम करने से रोका है तुमने। फिर है सस्पेक्टेड डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। डेजर्टर का मतलब क्या होता है? डेजर्ट में जाके समर वेकेशन मनाना, ऐसा नहीं। डेजर्टर का मतलब होता है भगोरा, तो तुम आर्म्ड फोर्सेस के भगोरा हो, मतलब तुम्हारे पास बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस है जो लेकर तुम भाग गए, तो तुमको डेजर्टर कहा जाता है। कनेक्टेड इन एन एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज एन ऑफेंस इन इंडिया एंड लायबल फॉर एक्स्ट्राडिक्शन। लायबल फॉर एक्स्ट्राडिक्शन मतलब वहां से तुमको लेकर इंडिया में आएंगे, तुमने आउटसाइड, कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तुमने कोई काम किया है लेकिन वो ऑफेंस जो है इंडिया में पनिशेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब इंडिया को ही तुमने हर्ट किया हो किसी न किसी तरह, जैसे कि इंडिया के कंप्यूटर को तुमने हैक कर लिया, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। रिलीज्ड कन्विक्ट ब्रीचिंग रूल्स, ठीक है, तुम कन्विक्ट हो। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है
एंड कन्विक्ट। गिल्टी का मतलब होता है कोर्ट ने अगर कह दिया कि तुम गिल्टी हो, मतलब कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस इंसान ने ये क्राइम कमिट किया है। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी एंड कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट। कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट मतलब तुमको, तुम्हारा सज़ा तुमको मिल चुका है, मतलब सज़ा मिल चुका है, मतलब 2 साल तुमको अंदर रहना है, 2 साल जेल में रहना है। तुम्हारा कन्विक्शन यही है, समझ में आ रहा है? पनिशमेंट तुमको ये मिल चुका है, तुमको 2 साल जेल के अंदर रहना है। समझ में आ रहा है? तो तुम पहले गिल्टी होते हो, उसके बाद तुम कन्विक्ट होते हो, है ना? तुम्हारा सज़ा जो है, गिल्टी पाया गया है, जैसे कोर्ट नहीं कहता कि इसका जो परिणाम है वो हम लोग इस डेट पे निकालेंगे, तो आज तो ये डिक्लेयर हो गया तुम गिल्टी हो, लेकिन तुम्हारा पनिशमेंट जो है वो मतलब नेक्स्ट डेट में दिया जाएगा। तो नेक्स्ट डे आने तक तुम गिल्टी हो, लेकिन जैसे ही पनिशमेंट मिल जाए तुम कन्विक्ट हो। तो कन्विक्ट, ब्रीचिंग रूल्स, रिलीज्ड कन्विक्ट। ब्रीचिंग रूल्स, रिलीज्ड कन्विक्ट मतलब कोई ऐसा कन्विक्ट है जिसको रिलीज किया गया है, लेकिन तुम रूल्स तोड़ रहे हो। रूल्स क्या बताओ? तोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? रूल्स तोड़ रहे हो। सर अगर ये कन्विक्ट है, इसको छोड़ा क्यों गया है? देयर में बी सेवरल रीजंस, देयर में बी सेवरल रीजंस जब छोड़ा जाता है रिलीज्ड कन्विक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दो ना सर। एग्जाम्पल का मतलब, रिलीज्ड कन्विक्ट मतलब तुम्हारा 2 साल तुमने पूरा करके निकल गए तुम जेल से, ठीक है? या फिर तुम्हारा 2 साल में से 1 साल तुम्हारा हो गया एंड जज को लगा, ठीक है, कि तुम्हारा बहुत हो चुका है, अब तुम जा सकते हो आराम से, तो तुमको निकाल दिया गया है। तो किसी भी रीज़न की वजह से तुम जेल से बाहर आ चुके हो, ठीक है, लेकिन तुम कन्विक्ट थे, तो तुम्हारे नाम पे कन्विक्ट लग चुका है, तो तुम एक रिलीज्ड कन्विक्ट हो जिसको पनिशमेंट मिल चुका है। समझ में आ रहा है? उसने अगर किसी प्रकार का रूल तोड़ा है, जेल से निकलने के बाद तुमने किसी प्रकार का रूल तोड़ा है, तो तुमको पकड़ के लेकर जा सकते हैं। अरेस्ट रिक्वेजिशन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर। कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कोई तीसरे पुलिस ऑफिसर को कहा कि बेटा इसको अरेस्ट कर, तब क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ न्यू कंडीशंस है। फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ लेस देन 3 years imprisonment, प्रायर परमिशन फ्रॉम DYSP रैंक ऑफिसर नीडेड टू अरेस्ट इफ द पर्सन इज इनफर्म और ओवर 60 years old। इनफर्म और 60 years old, इसका मतलब समझो बहुत ईजी है। अगर तुम 60 years old के इंसान हो, या फिर तुम एक कहा गया, तुम एक कहा गया 60 years, ये 60 years old इन्फर्म हो। इन्फर्म का मतलब होता है तुम्हारा वीक हो, सिक हो, बेड रिडन हो, डिसेबल हो, इस प्रकार का, ठीक है, मतलब तुम्हारा शरीर का हालत ठीक नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर तुमको डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते। उसको क्या करना होगा? उसको डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग कहते हैं DYSP, ठीक है, यहाँ पे लिखा है DYSP, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेके तब जाके तुमको वो अरेस्ट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। कौन से ऑफेंसेस के लिए? वो ऑफेंसेस जिसके पीछे तुमको 3 साल का पनिशमेंट मिल सकता है, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे अगर ऑफेंसेस है, 3 साल का पनिशमेंट, नॉट अ बिग ऑफेंस प्रैक्टिकली, तो तब जाके DYSP जो है उसका परमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर तुम ये वाले इंसान हो, कहा गया 60 years old हो, इन्फर्म हो, लेकिन तुमने ऐसा एक कुछ काम किया है जिसके लिए तुमको 7 साल का सज़ा मिल सकता है, तो DYSP का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुमको डायरेक्टली जाके तुमको अरेस्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? देखो, कोई अगर ऐसा ऑफेंस हो जो पनिशेबल है लेस देन 7 year, 7 साल के नीचे वाले जो भी ऑफेंसेस है, 7 साल सज़ा के नीचे वाले जो भी ऑफेंसेस है, पुलिस शैल इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर। तो वो डायरेक्टली अरेस्ट करने नहीं आएंगे, वो पहले नोटिस भेजेंगे तुमको कि तुम आओ यहाँ पे। इफ़ द पर्सन कंप्लाइज दे शैल नॉट बी अरेस्टेड अनलेस रीजंस रिकॉर्डेड। फेलियर टू कंप्लाई कैन लीड टू अरेस्ट। ठीक है, 7 साल के नीचे वाला तुमने कोई क्राइम किया है, समझ में आ रहा? पनिशमेंट जिस क्राइम के लिए तुमको 7 साल का सज़ा हो सकता है, तो उसके नीचे वाला तुमने क्राइम किया है, गॉट इट? तो तुमको अरेस्ट नहीं, सबसे पहले नोटिस भेजेंगे। अगर नोटिस को तुमने जो है नोटिस का बात मान के तुम अगर गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए तो तुमको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। अच्छा, ये हम लोग ना दोस्तों नेक्स्ट क्लास करेंगे। अच्छा, क्लास 1 एंड क्लास 2 के मैं क्वेश्चंस आज डालने वाला हूँ। क्लास 1 का क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं डाला प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके पीछे रीज़न है।
2-3 पॉइंट्स था जो मुझको एक्सप्लेन करना था। यहाँ तक जो मैंने कराया ना, और ये नोट्स भी अवेलेबल है तुम्हारे उसमें, तुम देख सकते हो, ठीक है, वेबसाइट में। यहाँ तक मैं क्वेश्चन आज डालने वाला हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसके पीछे जो है तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करके तुमको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के तुमको अपलोड करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब सॉल्व करके आंसर्स को अपलोड करना है व्हाट्सएप के ग्रुप में। मैं व्हाट्सएप का ग्रुप दिन में 1-2 घंटे के लिए खुला रखूँगा, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अपलोड देयर पेपर्स, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, जो कमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, बहुत सीरियस अपने पढ़ाई के लिए, वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट करेंगे, एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर दोस्तों, कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर वैसे ही बड़ा है क्योंकि बहुत हैवी मार्क्स है, और 2 चैप्टर मिला के यहाँ पर है, BNS BNSS, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।